Good afternoon, everyone. My name is Devansh Vashisht. I'm studying in Triple IT Shri City, and my degree is in Computer Science and Engineering. And the topic we're going to start is motion in straight line. तो आज हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। पहला क्वेश्चन देखते हैं 3.1। 3.1 में क्या दिया गया है? अमंग द फोर ग्राफ्स देयर इज ओनली वन ग्राफ फॉर विच एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम पीरियड 0 to t can vanish for a suitable chosen time t. Which one is it? अपन को पूछा गया कि इन चारों ग्राफ में से कोई एक ग्राफ है जिसमें मेरा जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो है, और वो कौन सा ग्राफ है? तो अब मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? एवरेज वेलोसिटी में कह सकता हूँ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी था टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। अब अपन चलो क्या करिए, ग्राफ चेक करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब पहले अपन डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या है, जो अपना डिस्प्लेसमेंट है। अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरी एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कहाँ पे कोई एक ग्राफ जिसमें वो जीरो हो जाए, वैनिश बोला गया ना अपन को, तो मतलब वो जीरो कहना चाह रहे हैं। अब मेरा जीरो का मतलब क्या है? जीरो तभी हो सकता है या तो मेरा टाइम इनफाइनाइट हो जाए, पर ऐसे तो मेरे को कहीं पे दिया नहीं टाइम इनफाइनाइट हो जाए, या तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट का जीरो का मतलब क्या है कि वो जिस पोजिशन पे था टी टाइम के बाद भी अगर वो उसी पोजीशन पे है तो इसको मैं कह सकता हूँ कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। उसका डिस्टेंस तो कुछ हुआ होगा बट उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो अपनी जीरो होगी। तो अब ये कौन से ग्राफ में ऐसा हो रहा है कि जिसमें मेरा डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वो टी टाइम के बाद भी उसी पोजीशन पे? तो अपन पहले डी पॉइंट से देखते हैं। डी में देखो, ये जो समझ लो यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, उसने अपना डी पार्ट में अपने को क्या है कि ऐसे दिया गया है। अब हम लोग इसमें देखें तो मेरा समझ लो ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो पे, इस पॉइंट से शुरू किया इसने यहाँ पे। अब ये क्या है, धीरे 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 इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। मैं ये देख सकता हूँ कि कोई भी पोजीशन पे, कोई भी पॉइंट पे इसकी जो पोजीशन है वो सेम नहीं हो रही। ठीक है, देखो ना, ये ऐसा है, अपन को लग रहा है कि स्ट्रेट हो जाएगा बट ये स्ट्रेट नहीं हो रहा है। इसका जो एक्सेलरेशन है कम हो गई है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो गई है। यही अगर हम लोग अब सी ग्राफ देखें तो इसमें कंटिन्यूसली जो उसकी पोजीशन है वो कम होती जा रही है, कहीं पे भी उसकी पोजीशन सेम नहीं है। पोजीशन सेम होने का मतलब क्या है कि समझ लो कुछ ऐसा हो जाए, मेरे पास ये मेरा ग्राफ है और समझ लो कुछ ऐसी जगह समझ लो मेरा ग्राफ होता टाइम के साथ, तो मैं क्या दे सकता हूँ? ऐसे मत देखो, चलो समझ लो ये ग्राफ है। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि टी इज इक्वल टू, ये टी1 टाइम था और ये समझ लो टी2 टाइम था। मेरे को क्या पता है ये पॉइंट और ये पॉइंट पे मेरा जो पोजीशन है एक्स, समझ लो ये पोजीशन यहाँ पे x1, मैं क्या देख सकता हूँ? दो टाइम पे मेरी डिस्प्लेसमेंट सेम आ रही है, और मेरी डिस्प्लेसमेंट सेम आ रही है इसका मतलब क्या है? अगर डिस्प्लेसमेंट सेम आ गई तो मतलब उस टोटल टी टू माइनस टी1 टाइम में वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करा, क्योंकि जितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट पहले थी उतनी उसकी डिस्प्लेसमेंट बाद में भी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाएगा। और अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो, मतलब मेरी एवरेज वेलोसिटी वैनिश हो गई। यही मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया। तो अब ऐसा वाला मतलब समझ रहे हो, ये जो उल्टा बेल कर्व है ये कहाँ पे बन रहा है? ठीक है, ये देखो, हम लोग अगर ये देखें सी पार्ट में नहीं बन रहा, डी पार्ट में नहीं बन रहा। मैं अगर बी पार्ट देखूँ तो बी पार्ट में देख रहे हो यहाँ पे, बी पार्ट में क्या है? ऐसा सा ग्राफ है, ऐसे टाइप का ग्राफ है। तो मैं क्या देख सकता हूँ, समझ लो ये x1 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और समझ लो ये जीरो से लेके ये टाइम मान लेते हैं टी। अपन को टी तो कहा नहीं था कि टी हम लोग कुछ भी ले सकते थे यहाँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये जीरो, ये टी1 मान लो, चलो ये हम लोग इसको जीरो मान लेना, हम लोग ये जीरो है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जीरो टाइम पे, और ये मान लेते हैं हम लोग टी, टी टाइम पे यहाँ पे था ये। ठीक है, और ये जो x1 है डिस्प्लेसमेंट ये इतनी है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जीरो टाइम पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी x1, और टी टाइम के बाद भी इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? सेम ही रह गई। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट सेम रह गई तो मैं क्या कह सकता हूँ
इससे मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी इसकी होगी जीरो। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो होगा बी पार्ट। जस्ट अ सेकंड। तो पहले क्वेश्चन का अपना जो आंसर है वो है बी। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन देखते हैं 3.2। 3.2 में क्या दिया गया है? अ लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम द 8th फ्लोर एंड इज अबाउट टू रीच द 4th फ्लोर, taking ground floor as origin and positive direction upward for all quantities, which one of the following is correct? तो अपन को क्या बोला गया है कि अपनी लिफ्ट है वो 8th फ्लोर से नीचे की तरफ आ रही है, और हमको बोला कि हमने ग्राउंड को ले लिया ओरिजिन, और जो ऊपर की डायरेक्शन है ये होगी मेरी पॉजिटिव। तो अब मेरे को एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या फिर जीरो होगी, ये पूछा गया। ठीक है, तो अगर मेरी समझ लो जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर ये नीचे आ रही है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मेरा नीचे, तो मतलब मेरा एक्स क्या होगा? लेस देन जीरो होगा, क्योंकि ये अपन क्वेश्चन में दिया गया है ना कि करते हैं हम लोग जितने भी अपवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव। अब मैं बात करूंगा अगर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, अगर मेरा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेरी वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर नीचे है तो मतलब v लेस देन जीरो। अभी जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। लोग क्या पूछा गया कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। अब हम लोग नॉर्मली क्या सोचेगा कोई बंदा कि समझ लो ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट नीचे जा रही है, तो मतलब इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी ऑब्वियसली, सब मान के चलते हैं ग्रेविटी लग रही है इस पे। बट ऐसा नहीं है, असली में हो क्या रहा है कि लिफ्ट नीचे जा रही है। समझ लो अगर लिफ्ट होती है और मैंने ऐसे हवा में से छोड़ दी लिफ्ट, तो खुद नीचे चली जाती लिफ्ट, उस पर जी एक्सेलरेशन लग रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 8th फ्लोर से शुरू हुई और वो 4th फ्लोर पे जाके रुक गई। मतलब उसकी जो वेलोसिटी थी वो नेचुरली तो बढ़नी चाहिए थी, ठीक है, बट उसकी वेलोसिटी क्या हुई? कम हुई आगे जाते जाते, इसलिए तो यहाँ पे जाके रुक पाई 4th फ्लोर पे। और अगर मतलब मेरे डिक्री जो कल वेलोसिटी की वो है वैल्यू वो कम हो रही थी और वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, अगर मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू कम करनी है तो मेरा एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तभी तो गलत है मेरा वो कम होगा। ऐसा हर बार नहीं होता कि समझ लो मेरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, समझ लो ये एक बॉडी है और मैं कह रहा हूँ इस पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये नहीं कि ये बॉडी इधर की तरफ मूव ही कर रही होगी। क्या पता है ये बॉडी इधर की तरफ पहले से मूव कर रही है और हमने इधर की तरफ एक्सेलरेशन लगा लिया, तो क्या होगा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, फिर वो बॉडी इधर की तरफ मूव करेगी। ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? ऊपर की तरफ। तो मेरा जो 3.2 है इसका आंसर होगा ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो एंड एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, इतना सबको समझ पड़ा? आंसर है मेरा ए पार्ट। अब मैं बात करूंगा 3.3। A lift is coming from 8th floor and is just about to reach the 4th floor. नहीं, ये वाला तो नहीं कर दिया था। इन वन डायमेंशन मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v satisfies 0 to v। दोनों क्या पूछा गया? पहला ऑप्शन है अपन को द डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम t मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, फिर अपन को दिया गया द डिस्प्लेसमेंट x इन टाइम t satisfies this, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज a non-negative number and the motion has no turning point। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखें तो अपन को दिया 1D मोशन, ठीक है, 2D में नहीं हो रहा है सब कुछ। तो अपन को दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो मेरी 0 से v के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट ऑलवेज हैव नॉन नेगेटिव वैल्यूज। ये तो अपना गलत है, अपना क्यों डिस्प्लेसमेंट नॉन नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं हो सकता? अगर मेरा समझ लो ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है,
और जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये हमेशा पॉजिटिव ही जाएगा, ये किसने कहा? ऐसे जरूरी तो है नहीं, क्यों नॉन नेगेटिव भी तो जा सकता है। वो समझ लो मेरा ये वी नॉट है, ठीक है। और मेरे को क्या दिया गया है, ये जो मेरी स्पीड दी गई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना क्वेश्चन में नोट करने वाली, जो ये अपन को दी है वी जो है वो स्पीड है। मतलब अपना स्पीड क्या होता था, स्पीड जो होता है वो होता है अपना मैग्नीट्यूड। और वेलोसिटी क्या होता है अपना, वेलोसिटी होता है अपना मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। सब पता है अपन को। तो अगर हम लोग देखें तो समझ लो मेरा इसका अपन को मैग्नीट्यूड दिया 0 से लेके जो उसका मैग्नीट्यूड है वो वी नॉट होगा। तो क्या पता वो उसका जो मैग्नीट्यूड है, क्या पता उसकी जो डायरेक्शन, अपन को तो मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शन तो पता नहीं है, क्या पता उसकी डायरेक्शन इस साइड को, समझ लो मैं इधर को पॉजिटिव मान लूं, तो क्या पता उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ हो वी नॉट। तो मैं क्या कहूंगा, इसकी जो वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्पीड है मेरी, मतलब जो मेरा वो है डिस्प्लेसमेंट है, वो नेगेटिव हो गया क्योंकि वो इस साइड की तरफ जा रहा है। तो मतलब मेरा जो ए ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। अब मैं अगर बी ऑप्शन देखूँ, बी ऑप्शन में क्या दिया है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन टाइम टी सेटिस्फाइज माइनस वी नॉट टी, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, समझ लो मेरा टी टाइम है। अब ये लोग ने मेरे को दिया है कि जो मेरा एक्स है वो माइनस वी नॉट टी से वी नॉट टी के बीच में होगा, ठीक है। तो मेरे को क्या पता है कि अगर मेरा गलते जो इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरे गलते हैं वो था, स्पीड थी, वो कितनी थी, वी नॉट थी। अब वो इस साइड को भी वी नॉट हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी वी नॉट हो सकती है। तो टी टाइम में मेरी मैक्सिमम स्पीड के साथ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या तो वी नॉट टी होगा, मतलब समझ लो ना उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती थी, वी नॉट हो सकती थी। तो अगर मेरे को मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट होगा टी टाइम में, वो कितना होगा, वी नॉट टी। और यही मैं अगर इस डायरेक्शन में देखूँ तो इस डायरेक्शन में भी कितना होगा, वी नॉट टी। बट मेरे को पता है अगर मैंने डायरेक्शन इस साइड लिया तो उसको मैं क्या कहूँगा, माइनस वी नॉट टी, और इसको प्लस वी नॉट। तो मेरा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो किन दो उसके बीच में रहेगा, माइनस वी नॉट टी से लेके प्लस वी नॉट टी। अब यहाँ पे हमने सिर्फ ग्रेटर देन क्यों लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अपनी जो वेलोसिटी है वो वी नॉट से हमेशा कम है, वी नॉट के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे वी नॉट के इक्वल दे दी होती तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी डाल देते, ठीक है। इतना सबको समझ पड़ा। तो जो मेरा 3.3 है उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है मेरा सी, सी नहीं सॉरी बी। एक बार हम लोग सी पार्ट देख लेते हैं। अपन लोग क्या गया, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर, ये किसने कहा? मेरे को तो दी है कि जो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो 0 से v के बीच में रहेगी। अब क्या पता वो हमेशा वो 0 से शुरू हो और v तक जाती रहे, या फिर क्या पता वो शुरू तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो बट वो नेगेटिव हो जाए और वो पीछे की तरफ जाने लग जाए। कि अपन को तो पता है ना वो 0 से भी है बट उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो ही सकती है, पहले वो आगे जा रही है एकदम से पीछे जाने लग जाए। तो इसलिए जो मेरा आंसर है वो है बी, जो सी पार्ट है गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं द मोशन इज नो टर्निंग पॉइंट, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि समझ लो पहले ही आगे की तरफ जा रहा था, फिर मैं अगर कह दूं मेरी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो यहाँ पे टर्न होगा क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, और ये टर्न होगा और ये पीछे की तरफ जाने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें मेरे टर्निंग पॉइंट भी आ सकते हैं इस क्वेश्चन में, मतलब इस उसमें कंडीशन में। इसलिए जो मेरा आंसर है 3.3 का वो है बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है 3.4। अगले क्वेश्चन में दिया है अ व्हीकल ट्रेवल्स half the distance L with speed v1 and the other half distance with speed v2। तो अपन को पूछा गया क्या, अपन को पूछा गया है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, ठीक है। अपन को पता है उसने पहले हाफ डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम t1 लिया, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता है टाइम क्या होगा मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले हाफ को अगर उसने ट्रैवल करने में टाइम लिया है t1, तो हाफ डिस्टेंस मतलब l/2, ये मेरा डिस्टेंस होगा, समझ लो टोटल डिस्टेंस l है, तो अपन हाफ डिस्टेंस कितना हुआ l/2। और स्पीड कितनी है, स्पीड है मेरी v1 पहले हाफ डिस्टेंस। तो ये मेरा टाइम लगा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। अब मेरे को अगर ये लोग कहें कि मेरा सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो कितना होगा l/2,
2 × v2, ये मेरा टाइम लगेगा सेकेंड हाफ को कवर करने में। अब मेरे को पता है कि मैं मान लेता हूँ कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू होगा मेरा t1 + t2, और टोटल टाइम कितना होगा L/v, जो मेरी टोटल स्पीड होगी, इज इक्वल टू t1 कितना है मेरा L/2v1 + L/2v2, ये आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से 1/v, यहाँ से मतलब एल 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 काट दिया तो 1/, इज इक्वल टू क्या हो गया 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1/2 ब्रैकेट में 1/v1 + 1/v2। अभी देखो हम लोग अगर इसको यहाँ से मैच करने की कोशिश करें तो कोई भी मेरा ऑप्शन है वो मैच नहीं होगा, ठीक है। इसको अपन किसी और फॉर्म में लिखने के तरीके से ट्राई करते, तो अपन 1/v इज इक्वल टू 1/2 v1 + v2 ऑन v1 v2 आ जाएगा। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। तो जो मेरी एवरेज स्पीड आएगी कितनी आ जाएगी 2v1 v2 v1 + v2, और इसे अपन मैच कर लेते, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, सी ऑप्शन। तो आंसर 3.4 का आंसर क्या है अपना, सी। ठीक है, इतना सबको समझ पड़ा। अब अपन देखेंगे 3.5। अपन को दिया गया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू t - 2 का होल स्क्वायर where x is in meters and t is in seconds. The distance covered by the particle in the first 4 seconds is, अपन लोग डिस्टेंस कितना कवर किया गया 4 सेकंड, और अपन को डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया। अपन को क्या पता है कि अगर अपन को पता है x इज इक्वल टू t - 2 का होल स्क्वायर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी क्या है 2t - 2। अपन ने क्या किया, अपन को क्या पता है v इज इक्वल टू dx/dt, तो यही मैं अगर d ऑफ t - 2 का होल स्क्वायर करूंगा बाय dt तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अपन को समझ लो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते थे, जो पावर है वो आगे आ जाती है और पावर -1 हो जाता था, तो ये 2t - 2 और यहाँ पे 2 - 1 कितना देगा पावर 1, तो 2 × t - 1। और यही से मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँ तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी मेरी 2 × अब यहाँ पे पावर करते हैं 1 मल्टीप्लाई किया आगे, और यहाँ पे 1 - 1 कर देंगे, 1 - 1 0, तो यहाँ पे क्या होगा 2 × t - 2 की पावर 0। तो मेरा यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया मेरा 2। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स देखो, यहाँ से अपन को क्या दिख रहा है, जो मेरी वेलोसिटी है वो मेरी क्या है 2 ऑफ t - 2, जो मेरी टाइम के साथ चेंज हो रही है। और अगर मैं इसकी बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन कितना है मेरा, एक्सेलरेशन आ रहा है मेरा 2 मीटर/सेकंड। तो यहाँ से मैं अगर ग्राफ बनाऊं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का तो वो कैसा बनेगा, अपन को पता है मेरा जो वेलोसिटी है वो है 2t - 2। तो अगर मैं ग्राफ देखूं तो अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू, समझ में को कहाँ से कहाँ तक की बात करनी है, अपन को बात करनी है 0 से लेके 4 तक की डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 4 सेकंड पूछा गया ना अपन को। 0 से 4 की बात करेंगे, जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा t तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है -4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कल समझ लो रख दूंगा t की वैल्यू 2 रख दूँ, मेरे को पता है यहाँ पे मेरे 2 पे वैल्यू आ जाती है 0, 2 - 2 0 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पे मेरी वेलोसिटी कितनी आई 0, और यही मैं अगर t रख दूँ 4 तो मेरी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी +4। तो अगर मैं पॉइंट्स को मैच कर दूं तो मेरा ये ग्राफ बन जाएगा, ऐसा सा ग्राफ बनना है मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अब अगर मैं, मेरे को क्या पूछा गया, मेरे को मेरे को डिस्टेंस निकालना है पहली चीज, तो मेरे को स्पीड नहीं निकालना, मतलब मेरे को वो नहीं निकालना, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना। तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को वेलोसिटी नहीं, मेरे को स्पीड चाहिए।
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो अगर मेरे को स्पीड चाहिए तो मैं वेलोसिटी को अगर मैं स्पीड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जगह। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा चलते हैं वेलोसिटी और स्पीड में फर्क क्या होता है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो मतलब वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैं अगर इसको ऐसे बना दूं ग्राफ को, सेम ही हो जाएगा ग्राफ, क्योंकि देखो ना जितना नीचे था उसको अपने पॉजिटिव कर दिया, बस वैल्यूज तो सेम ही होंगी उसकी। इसलिए हमने जो ग्राफ है उसको चेंज करके ऐसे बना दिया, क्योंकि अपनी देखो ना जितना नेगेटिव है उतने मैंने अगर ऊपर पॉजिटिव कर दिया तो क्या हुआ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दिया अपन ने, क्योंकि डायरेक्शन होती नहीं है उसकी कोई भी। तो अगर अब मेरे को यहाँ से निकालना है कि मेरा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा मेरा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा मेरा एरिया अंडर द ग्राफ। मेरे को पता है ये 2 है, ये 4 है। अगर मेरे को पता है ये मेरा 2 है और इसकी हाइट होगी, वो हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 4, और ये मेरा डिस्टेंस 2। तो अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालूंगा वेलोसिटी टाइम का तो मेरे को मिल जाएगा डिस्टेंस। एरिया अंडर द ग्राफ कैसे होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब नॉर्मली आता है हम लोग कहेंगे कि 2 इंटू क्या लिखा है, ये देखो अपने यहाँ पे एरिया ऑफ द अंडर द ग्राफ क्या होगा, एक तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का एरिया। और अपन को पता है ये जो दो ट्राइंगल है ना अपने, ये दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक का ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ना ये पहले तो आइडेंटिकल क्यों है, देखो दोनों 2 सेकंड के लिए चल रहे हैं और दोनों की हाइट कितनी है 4, और मेरे को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे को पता है इसका जो बेस था वो 2 था और हाइट 4 थी, तो दोनों का जो एरिया होगा वो तो सेम ही होने वाला है, इसलिए मैंने सीधा 2 इंटू लिख दिया। ठीक है, मैं एरिया निकालूंगा, एरिया होगा 2 इंटू 1/2, बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 4। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है मेरे पास 8 मीटर। कितना पड़ा सबको समझ, क्या हुआ, एकदम समझ पड़ गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। तुम एक बार क्वेश्चन जब करो ना तो पहले ये देख लेगा उनको पूछा गया है क्या, डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है, वेलोसिटी पूछी गई है। ये जो तुम्हें वो है ना कि अपन को पूछा गया है वो बताना बहुत, सबसे पहले वही देखा करो, कि उसी से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तुम्हारी वो हो जाएगी। ठीक है, अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.6 के बारे में, 5 अपन देख लें। क्वेश्चन 3.6 की बात करें, एट अ मेट्रो स्टेशन अ गर्ल वॉक्स अप a stationary escalator in time t1. If she remains stationary on the escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator is। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको अपन पहले इमेजिन थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। समझ लो मेरे पास, चलो ऐसा करो तुम स्विमिंग करने गए, ठीक है, ये है तुम, ठीक है, और तुम कर रहे हो स्विमिंग और ये था पानी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि समझ लो तुम यहाँ पे खुद मूव कर रहे थे वी वेलोसिटी पे, पानी एकदम स्टेबल था, पानी मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। अब तुम स्विमिंग कर रहे हो, तुम वी वेलोसिटी से आगे जा रहे हो। तो मैं क्या कहूँगा, तुम अगर वी वेलोसिटी से आगे जा रहे हो, तुम्हारी वेलोसिटी अगर मेरे को कोई पूछे तो कितनी होगी, वी। ठीक है, यही अगर समझ लो मैं कह दूं कि पानी भी आगे की तरफ मूव कर रहा है v1 से और तुम भी मूव कर रहे हो आगे v से, ठीक है, तो टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल वेलोसिटी हो जाएगी तुम्हारी कितनी, v प्लस v1, क्योंकि पानी भी तो v1 से मूव कर रहा था और तुम भी v से मूव कर रहे हो, तो टोटल वेलोसिटी हुई v प्लस v1। अब यही इस क्वेश्चन में भी कहा गया। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एट अ मेट्रो स्टेशन अ गर्ल वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। समझ लो ये है मेरा एक एस्केलेटर, ठीक है, ये एक मेरा वो एस्केलेटर मान लेते हैं और यहाँ पे तुम हो। मेरे को क्या कहा गया है कि तुम ऊपर जा रहे हो, चलते अगर तुम लोग देखो एक स्टेशनरी एस्केलेटर है तो वो जो लड़की है वो कितने टाइम में चढ़ जाती है ऊपर, t1 टाइम में, ठीक है। अपन को तो लड़की टाइम चढ़ जा रही है t1 टाइम में, और मैं मान लेता हूँ इसकी जो लेंथ है, इसको इतना ऊपर चढ़ने में टाइम l लेंथ है, ये t1 टाइम में ऊपर चढ़ जा रही है, तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, l/t1, ठीक है। और मेरे को क्या कहा गया है, और मेरे को कहा गया है कि
पहले तो जब ये इसके साथ मूव कर रही थी तभी T1 टाइम में पहुंच गई। अब ये लोग कह रहे हैं कि समझ लो एस्केलेटर चल रहा है, पहले क्या था कि ये ऊपर चल रही है और एस्केलेटर रुका हुआ है, तो मतलब ये ऊपर से चढ़ रही है जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते। अब अपन अपन को सेकंड में दिया गया है कि गलत है, तुम लोग एस्केलेटर पे जाके खड़े हो गए, अब एस्केलेटर तुम्हें खुद ऊपर लेके जा रहा है। उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसमें T2 टाइम लग रहा है, एल डिस्टेंस को कवर करने में T2 टाइम लग रहा है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, पहले अपने दो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन। एक कंडीशन अपन को क्वेश्चन में दी है कि समझ लो एस्केलेटर रुका हुआ था और तुम ऊपर 20 स्पीड से चले गए। अब अगर तुम 20 स्पीड से ऊपर चले गए तो टाइम कितना लगेगा, T1 टाइम दिया गया है, तो उसकी स्पीड कितनी थी मतलब तुम्हारी। अपन को एल डिस्टेंस कवर करते हुए टाइम लगा था T1, ये अपन को क्वेश्चन में दिया गया। तुम्हारी स्पीड कितनी हुई, V/T1। अब अपन को दिया गया है कि समझ लो तुम एक एस्केलेटर ऊपर जा रहा था, तुम उसमें जाके खड़े हो गए और तुम्हें टाइम ऊपर पहुंचने में कितना लग गया, तुम्हें T2 टाइम लग गया। तो जो मेरी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, L/T2। ठीक है। और ये वेलोसिटी किसकी है, ये वेलोसिटी मेरी तो नहीं है, ये है वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर वो मेरे को पता है, ये होगी मेरी वेलोसिटी ऑफ गर्ल। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन मतलब मेरे को जो फाइनल क्वेश्चन पूछा गया वो कह रहा है कि समझ लो पहले में क्या था कि मैं जा रहा था, दूसरे में क्या था कि सिर्फ एस्केलेटर जा रहा था। अब वो कह रहा है कि समझ लो तुम दोनों ऊपर जा रहे हो, तुम भी अपनी वी वेलोसिटी जा रहे हो और एस्केलेटर भी अपनी V2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। तो मेरी जो टोटल स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, V1 + V2। अपन ने ये वाली पानी वाली कंडीशन में देखा था V+V1 हो गया था, वैसे V1 + V2। अब मेरे को V1 क्या पता है, V1 है मेरा L/T1। अब मेरा V2 क्या है, V2 है मेरा L/T2। तो यहाँ से अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूं तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी मेरी L1/T1 + 1/T2। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या है, मेरे को क्वेश्चन में निकालना है कि टाइम कितना लग रहा है इसको ऊपर जाने में। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया गया L और टोटल टाइम लगा इसको T = L1/T1 + 1/T2। अब मेरे को पूछा गया है कि टाइम कितना लग रहा है, तो मैं यहाँ से L से L काट दूंगा तो टाइम मेरा क्या आ जाएगा, टाइम मेरा आ जाएगा समझ लो मैं यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से लिखता हूँ 1/T = 1/T1 + 1/T2। तो यहाँ से 1/T की वैल्यू क्या आ रही है, T1 + T2 अपॉन T1/T2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस मैंने और डिनोमिनेटर कॉमन आ गया। तो यहाँ से मेरे पास T की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1/T2 अपॉन T1 + T2। एकदम इजी सवाल था। इसमें क्या करना है, याद रखना है कि हम लोग तरीका क्या सॉल्व करने का। ठीक है। हमको मेन कॉन्सेप्ट जो है ना मेरा वो उसका था कि हमने V1 + V2 किया। ठीक है। तो आंसर क्या है मेरा 3.6 का, आंसर है मेरा सी पार्ट। ठीक है। अब मेरा 3.7 देखो, 3.7 में अपन को दिया गया है कि द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी A विद क्वांटिटी B प्लॉटेड इन फिगर 3.2 डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। अपने को क्या दिया गया, द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी A एंड क्वांटिटी B प्लॉटेड इन figure 3.2 describe the motion of particle in a straight line. Quantity B may represent time. Quantity A is the velocity if motion is uniform. Quantity A is displacement if motion is uniform. Quantity A is velocity if motion is uniformly accelerated. हमें क्या है कि क्वांटिटी पहला ऑप्शन दी, क्वांटिटी बी में रिप्रेजेंट टाइम। सही बात है। क्या पता कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि समझ लो अपन को दो क्वांटिटीज दी है ए और बी, और मेरे को क्या है ए और बी कुछ भी हो सकती है और ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो क्या पता ये टाइम हो और ये डिस्प्लेसमेंट हो और ये बॉडी ऐसे बस मूव कर रही है। स्टार्टिंग में ये डिस्प्लेसमेंट x1 होगी, फिर ऐसे मूव करती आ रही है, क्या पता। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो तो सही है, क्वांटिटी बी में रिप्रेजेंट टाइम। सेकंड है क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्म।
अगर समझ लो मेरा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, मोशन यूनिफॉर्म है मतलब मेरी वेलोसिटी जो होगी वो क्या है, वो मेरी कांस्टेंट होगी, ठीक है। और अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो ऐसे बनना चाहिए था, बट यहाँ पे ग्राफ कैसा बन रहा है, यहाँ पे ग्राफ बन रहा है ऐसा। तो मतलब जो मेरा बी ऑप्शन है वो गलत है। याद रखना जब मोशन यूनिफॉर्म होता है ना, इसका मतलब जो है मेरी वेलोसिटी जो है वो मेरी कांस्टेंट है, ठीक है। अपन को क्या दिया गया, क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। ये जो ऑप्शन है ना ये अपना सही है। क्या पता समझ लीजिए जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता जा रहा है, मेरे को पता है जब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो मोशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में x1 डिस्प्लेसमेंट पे था और उसको कांस्टेंट वेलोसिटी मिली तो वो बस ऐसे ऊपर जा रहा है, देखो। पर ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये जो ग्राफ है इसकी वेलोसिटी जो होगी कांस्टेंट होगी, मेरे को क्या पता है मेरा जो वेलोसिटी होता है वो होता है dx/dt। अब मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लूँ, इसकी जो स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है, ऐसे आ जाएगी। मैं क्या देख रहा हूँ, सबकी स्लोप जो है मेरी सेम। मेरे को पता है अगर सबकी स्लोप सेम है इसका मतलब सबकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो इसमें क्या कह सकता हूँ, इसमें कह सकता हूँ कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म, ये सही बात है। तो जो मेरा सी ऑप्शन है वो सही। क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी ऑफ मोशन इज अनइनफॉर्म, नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अच्छा, मेरे को क्या कहा गया है कि अगर समझ लो मेरा चलते हैं ये जो वो है, अगर मैं समझ लो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं और मेरे को कहा गया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब मेरा जो बॉडी है वो एक्सेलरेशन उसका ऐसे होगा, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और मेरे को कह रहे हैं कि अगर मैं कह दूं कि ये मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, मतलब वो पूछ रहे हैं क्या मैं इसको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कह सकता हूँ। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ना वो है यस, मैं इसको ऐसा वेलोसिटी वर्सेस टाइम कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस ऑब्जेक्टिव कोई भी पॉइंट पे, क्या पता है एक्सेलरेशन मेरे को पता है dv/dt होता है, ठीक है। मतलब मैं वेलोसिटी टाइप ग्राफ का कहीं भी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो उसको मैं एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो मैं समझ लो इस पॉइंट पे निकालूं, इस पॉइंट पे निकालूं, इस पॉइंट पे स्लोप निकालूं, सब पे क्या है स्लोप सेम आ रही है। और सब पे स्लोप, समझ लो ये स्लोप है, देखो सब पे एंगल सेम बनेगा मेरा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब मेरा ये वेलोसिटी अगर ऐसे एकदम कांस्टेंट ऊपर जा रही है तो इससे मैं कह सकता हूँ जो मेरा एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेम आ रहा है, क्योंकि मेरा जो स्लोप है वो हमेशा सेम है और एक्सेलरेशन मेरा स्लोप ही होता है, तो वेलोसिटी टाइम। ये याद रखना दो चीजें कि मेरा जो वेलोसिटी होती है वो होती है मेरी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और जो मेरा एक्सेलरेशन होता है वो मेरा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो जो मेरा 3.7 है इसका आंसर क्या है, ए एंड सी, सॉरी ए सी एंड डी, ठीक है। इतना सबको समझ पड़ गया। अब अपन का क्वेश्चन कौन सा करना है, अपन को करना है क्वेश्चन 3.8। थ्री 3.8 में अपन को दिया गया ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टाइम टी इज शोन इन फिगर 3.3, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम बिलो। अपन को ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है और अपन को इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो पूछा गया। अपन को पहला ऑप्शन दिया था पार्टिकल वाज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू 0। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये ग्राफ ऐसे शुरू हो रहा है। अगर मैं टी इज इक्वल टू 0 पे देखूँ ना तो ये ग्राफ थोड़ा सा देखो एकदम स्ट्रेट शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर स्ट्रेट शुरू हो रहा है तो मैं ये डिस्प्लेसमेंट वाली टाइम ग्राफ की अगर स्टार्टिंग में स्लोप निकालूंगा तो एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस डायरेक्शन में, और स्ट्रेट लाइन बन गई मतलब मेरा जो थीटा है वो 0। एंड अगर मेरा थीटा जो है वो 0 है तो इसका मतलब क्या है मेरा, इसका मतलब है जो मेरी वेलोसिटी है वो कितनी है, इसका मतलब है जो मेरा वेलोसिटी है वो है 0। अगर मेरी वेलोसिटी 0 है मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट किया गया था, तो जो मेरा ए ऑप्शन है वो सही है। ये मेरे को पूछा गया है एट बी द एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। अब मेरे को क्या पता है जो मेरा बी है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ये जो बी है ये ऐसा वाला पॉइंट है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसमें मेरे को पता है जो मेरी वेलोसिटी है वो कितनी होगी 0, क्योंकि ये भी एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट है और यहाँ पे स्लोप कितनी आ रही है मेरी 0।
अगर मेरी वेलोसिटी जीरो है इस पॉइंट पे, तो जो मेरा हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितनी होगी मेरी, वो भी कितनी होगी, जीरो। तो इसलिए मेरा जो बी पार्ट है वो गलत है, कि मेरा एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो नहीं बल्कि जीरो होगा। फिर मेरे को सी पार्ट में दिया है, सी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वैनिश। देखो सी पार्ट क्या है, सी पार्ट जो है ना, उसमें मेरा जो ग्राफ है वो हल्का सा ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे गया होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये भी एक पॉइंट बन गया ऐसा जिसपे मेरी स्लोप जीरो आ रही है। एक पॉइंट है जिसमें मेरी वेलोसिटी फिर से जीरो है और एक्सेलरेशन जीरो है। और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या है, वो वैनिश हो, इसलिए मेरा ये वाला पार्ट जो है ये सही है। फिर अब मैं डी पार्ट देखूं, एवरेज वेलोसिटी फॉर द मोशन बिटवीन ए एंड डी इज पॉजिटिव। एवरेज वेलोसिटी फॉर मोशन बिटवीन ए एंड डी, डी क्या मेरा ये वाला पॉइंट इज पॉजिटिव। अब मेरे को क्या पता है, डी पॉइंट पे जो मेरा ग्राफ है, समझ लो मेरा ग्राफ ऐसे है, ये डी पॉइंट है, तो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी, ये जो स्लोप होगा, तो मेरे को पता है ये मेरा 90 डिग्री से ऊपर एंगल है, तो मेरा tan ऑफ थीटा जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और tan ऑफ थीटा अगर मेरा नेगेटिव हो गया, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है जो मेरी वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। अब मेरे को क्या चला, जो मेरी वेलोसिटी है डी है, बी या डी हम लोग लिख लेते हैं, इज लेस देन जीरो। और मेरे को क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। और मैंने अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि कल हमने पहले वाले पार्ट में निकाल लिया था ना कि जो मेरा ए है वो जीरो आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे बी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं। और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम इसको एक और तरीके से लिखते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अपन को डी और ए के विषय पूछा गया, तो जो मेरी फाइनल है वो कितनी है, ए पे मेरी जो मेरी फाइनल है वो कितनी है, डी। मेरी डी पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव माइनस अपने क्या गया, वे ऑफ इनिशियल, इनिशियल कितनी थी, जीरो, डिवाइडेड बाय टी। तो नेगेटिव टी तो मेरे को पता है हमेशा मेरा क्या होगा, टी जो है वो मेरा हमेशा होगा नेगेटिव, टी मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा। और टी अगर मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब मेरी जो ये वाली क्वांटिटी है ये हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मतलब मेरा जो सी पार्ट है जो कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। ठीक है, इतना पड़ गया सबको समझ। अब मैं बात करूंगा ई पार्ट। ई पार्ट में वो क्या गया है, द स्पीड एट डी एक्सीड्स दैट एट ई। स्पीड एट ई एक्सीड्स ई। अपन को यहाँ से क्या देखना पड़ेगा, अपन को देखना पड़ेगा, अब अपन की स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो मेरे को पता है जो मेरी स्लोप है एट डी, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड लूँ, की स्पीड की बात हो रही है, वो मैं देखूँ ना, तो मेरे को पता चलेगा कि स्लोप एट ई के बड़ी है, ठीक है। अगर मेरी स्लोप एट डी, स्लोप एट ई से बड़ी है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरी हम लोग पहले कह सकते थे जो मेरी वेलोसिटी एट डी है ना, वो तो कम है मेरी वेलोसिटी ऑफ ई से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरी अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ई देखूँ तो पॉजिटिव, और डी की वेलोसिटी कितनी आएगी, नेगेटिव। बट यही अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ ना, तो जो मेरी स्पीड ऑफ डी है ना, स्पीड एट डी इज ग्रेटर देन स्पीड एट ई। ठीक है, इस 3.8 क्वेश्चन है, इसका मतलब मेरा क्या है, इसका मतलब मेरा 3.8 जो है उसका आंसर क्या आ रहा है, ए सी एन ई। ठीक है, इतना पड़ेगा सबको समझ। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ 3.9। मेरे को क्या पता है, मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ 3.9। 3.9 में अपन ने क्या दिया है, फॉर वन डायमेंशनल मोशन डिस्क्राइब्ड बाय x इज इक्वल टू 3.9, हमको दिया गया है x इज इक्वल टू t माइनस साइन t। ठीक है, अब मेरे को पूछा गया है, उसके लिए मेरे को 4 कंडीशन दिया है, अभी अपन को इसमें से बताना है कि कौन सी सही होगी। मेरे को पूछा गया है कि xt इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल t ग्रेटर देन जीरो।
अब समझ लो, मैं मान के चलो कि समझ लो मेरा जो ग्राफ है, ओके, ऐसे बनता है मेरा ग्राफ। और जो मेरा एक्स इज इक्वल टू, ये जो था मेरा साइन टी का ग्राफ, और जो मेरा एक्स इज इक्वल टू टी है उसका ग्राफ अच्छे से बना लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू टी का जो ग्राफ है ना, वो मेरा बनता है ऐसे। और जो मेरा एक्स इज इक्वल टू साइन टी है ना, उसका ग्राफ मेरा बनता है ऐसे। अब मेरे को क्या कह रहे हैं, अगर मेरा जो टी है वो ग्रेटर देन जीरो है, उस पे वो लोग कह रहे हैं कि जो मेरा एक्स ऑफ टी है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। तो इस कंडीशन के लिए क्या है, मैं एक बार ग्राफ चेक करूंगा। ग्राफ में क्या देख रहा हूँ, टी इज इक्वल टू टी ग्रेटर देन जीरो पे मेरे को एक्स टी जो है ना, वो मेरा टी है, वो है मेरा, जो मेरा एक्स ऑफ टी है ना, वो है मेरा ये, मतलब टी माइनस साइन टी। अब अगर मेरा जो टी है वो साइन टी से छोटा हो जाए तो मेरा एक्स टी नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर मैं ये वाला ग्राफ देखूं, इस वाले ग्राफ में मेरे को क्या चल रहा है, जो मेरा टी है वो हमेशा साइन टी से बड़ा रह रहा है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। तो इससे क्या कह सकते हैं, जो मेरा पहला पार्ट है वो सही बता रहा है कि ये वाले ग्राफ से मुझे क्या दिख जाता है कि हमारा जो टी है वो साइन टी वाले ग्राफ से हमेशा ऊपर है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वी टी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं वी टू निकालूं तो जो मेरा वी टी है वो क्या होता है, वी टी हो जाएगा मेरा वन माइनस कॉस टी, ठीक है। और वन माइनस कॉस टी हो गया अगर, तो जो मैं यहाँ से ग्राफ बनाऊंगा, ये तो आगे समझ लो मेरा उसका, और कॉस टी का ग्राफ क्या है, ऐसे बनेगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, जो मेरा जीरो से लेके टी वन टाइम है, उसमें जो मेरा ये कॉस टी वाला ग्राफ है उसकी वैल्यू बड़ी है मेरी, नहीं, ये सॉरी हमने गलत बना दिया ये। यहाँ पे अपन को टी का ग्राफ नहीं बनाना था, मैं पहले सिर्फ इसका ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। मेरे को ने कहा गया है कि जो मेरा कलते है वी टी है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा फॉर ऑल आर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं, तो हम सोच लेते हैं अपन क्या कर सकते हैं इसमें। समझ लो ये मेरा वन है, ये मेरे को पता है ये होता है मेरा वन, ठीक है। ये है मेरा वेलोसिटी, ये है टाइम, ये है वन, ऐसे। हमें को क्या पता है, जो मेरा स्टार्ट होगा टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी टी की वैल्यू जीरो। तो जो मेरा वी टी है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो से लेके इसकी समझ लो मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, माइनस वन। तो वी ऑफ माइनस वन, मतलब कॉस्ट की वैल्यू माइनस वन पे वी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। तो मेरे को, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, टू। क्यों, क्योंकि जब मैं वन माइनस कल कॉस्ट कर रहा हूँ, अब मैं कॉस्ट की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा अगर, तो हमेशा क्या होगा, वन में छोटा ही रहेगा वन से। और अगर मैं नेगेटिव ले लूँ तो वन से बड़ी भी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी बन सकती है, टू। तो जो मेरा वी टी है ना, वो हमेशा कितने से कितना रहेगा, जीरो से लेके टू के बीच में रहेगा। इसलिए जो मेरा बी पार्ट है ना, वो वाला पार्ट सही है। तो यहाँ पे मैं टी इक्वल टू जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जो मेरा जीरो है ना, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सी पार्ट की। सी पार्ट में मेरे को क्या गया, मैं वेलोसिटी आ गया था वन माइनस कॉस टी। अब मैं अगर एक्सेलरेशन निकाल लूँ, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है मेरा, एक्सेलरेशन आ जाता है मेरा माइनस ऑफ साइन टी। अब अगर ये आ गया मेरा माइनस ऑफ साइन टी, तो मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि जो मेरा ग्राफ है एक्सेलरेशन का वो ऐसा बन जाएगा। और मेरे को इन लोगों ने कहा गया है कि एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो, बट ऐसा तो नहीं है। देखना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, चेंज होता जा रहा है। इसलिए जो मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो मतलब मेरा एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो नहीं है। इसलिए जो मेरा सी पार्ट है वो गलत है, ठीक है।
अब मैं अगर बात करूँ डी पार्ट, मेरे को डी पार्ट में क्या गया, वी टी लाइज बिटवीन 0 and 2। जो ये वाली कंडीशन है ना, ये अपने अभी यहाँ पे प्रूफ करी थी। ये देखो, वी टी लाइज बिटवीन 0 and 2। इसलिए जो मेरा ये डी पार्ट है ना, ये मेरा डी पार्ट सही है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देखूंगा 3.10। 3.10 में क्या दिया गया है कि मेरा समझ लो ये एक स्प्रिंग है, समझ लो ये मैंने एक रिजिड सपोर्ट था, ये समझ लो दीवार, रिजिड सपोर्ट करके ना मैंने दीवार मान ली। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये स्प्रिंग मेरा कनेक्टेड है ये बॉक्स से। ठीक है, और मैंने क्या किया गया, मैंने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और रिलीज कर दिया। अब मैंने अगर समझ लो स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके मैं यहाँ तक ले आया, ग्राफ करके समझ लो एक और बनाता हूँ मैं। और इस बार मैंने क्या किया, मेरी स्ट्रिंग थोड़ी स्ट्रेच हो गई और मैं इसको यहाँ तक ले आया। ठीक है, समझ लो ये पहले x1 तक स्ट्रेच था, इस बार ये कितना x2 तक स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये स्ट्रेच कर दिया तो मेरे को यहाँ पे चार कंडीशन दी। मैं क्या दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन जस्ट रिलीज्ड इज मैक्सिमम। मतलब समझ लो ये जो मैक्सिमम मैंने ये वाला पार्ट है, अगर मैंने स्ट्रेच करके एकदम से छोड़ दिया तो वो कह रहा है कि जो मेरी एक्सेलरेशन है उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। अब मेरे को पता है कि अगर मेरा एक स्प्रिंग है और उसको मैं एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच कर दूँ, तो मतलब ये एक्स मेरा कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा मेरा x, इतना मैंने उसको स्ट्रेच किया। अगर मैं उसको x2 माइनस x1 स्ट्रेच कर दूं तो जो मेरा उस पर फोर्स लगता है माइनस ए ऑफ x2 माइनस x1 लगेगा। मेरे को पता है ये वाला फोर्स लगेगा मेरा, और अगर मेरा ये वाला फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो मेरे को क्या पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, x2 माइनस x1 की मैक्सिमम वैल्यू, x2 माइनस x1 की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब मैंने इसको स्ट्रेच करके रखा था। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं उसको छोड़ूंगा तो जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मैं उसको रिलीज करता हूँ ना, उस पॉइंट पे उस जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो मेरा ये वो है मास है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम होता है। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जब मेरा एक्स यहाँ से ऑब्जेक्ट अंदर जाता जाएगा तो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी डिफरेंस की वैल्यू। पर जैसे उसकी डिफरेंस की वैल्यू कम होती जाएगी तो मेरे को पता है कि करते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम होती जाएगी। फिर ये जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्सेलरेशन की, 0। फिर ये फिर से इधर की तरफ जाएगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके रुकेगा। ठीक है, फिर ये वापस ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा। मेरे को सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मैक्सिमम। ये तो मेरा गलत हो जाएगा, मैंने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जब मेरा इक्विलिब्रियम पे आएगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे क्या हो रहा है मेरा, पोजीशन पे मेरा जो चलता है एक्सेलरेशन है वो 0 हो जा रहा है। और जब मेरा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तब मैं मैक्सिमम तो है नहीं, मतलब उसका इसलिए जो मेरा बी पार्ट है वो क्या होगा, वो हो जाएगा गलत। अब बात करूँ अगर सी पार्ट, सी पार्ट में मेरे को दिया गया स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन द मास इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये लोग ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझ लो मेरा यहाँ से एक्सेलरेशन ए से शुरू हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे अपने छोड़ा था तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। हमने इसे पकड़ा हुआ था, इसको छोड़ दिया तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। ठीक है, अभी इसकी एक्सेलरेशन ए थी तो इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अपन को फॉर्मूला पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब धीरे धीरे एक्सेलरेशन इस पे ए लग रहा था, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, मैं मान लेते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस पे ए इंटू टी टाइम तक लग रहा होगा, यहाँ तक जब तक क्या आएगा इतना टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम टी लगा तो इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू ए टी हो जाएगी। ये इस पॉइंट पे जब भी आएगा इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, तब इस पे टी वन फोर्स लग, ए टी वन जो होगी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद ये इस साइड की तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि वेलोसिटी तो अभी भी है, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। पर ये बना के देखो, तो बना के समझा देता हूँ क्या बोलना चाह, समझ लो ये आ गया मेरा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, समझ लो जब ये इक्विलिब्रियम पे आया तब भी इस पे वेलोसिटी तो है ही, v इज इक्वल टू at1। मैं कह रहा हूँ जब ये, अब ऐसा तो है नहीं कि इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगा, ये अंदर की तरफ अब बंद हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये इतना कंप्रेस हो गया, तो मतलब ये x डिस्टेंस कंप्रेस हो गया, तो अभी फिर से इसके ऊपर फोर्स लगेगा kx1 kx। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे आया तो मैं क्या नोटिस कर पा रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अंदर की तरफ थोड़ा सा भी कंप्रेस होगा ना, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स क्या लग जाएगा, kx। ठीक है, और जैसे इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगा kx, तो इसकी वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और जैसे ही इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी तो मतलब मेरे को क्या समझ पड़ जाएगा इससे कि जो मेरी स्पीड जो थी वो मैक्सिमम कब आ रही थी, स्पीड मेरी मैक्सिमम आ रही थी इक्विलिब्रियम पोजीशन। यही अगर समझ लो मेरे को क्वेश्चन में दिया होता कि वेलोसिटी, क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, मतलब क्वेश्चन मेरे को ऑप्शन में दिया वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन मास इज एट इक्विलिब्रियम, क्या ये कंडीशन सही है? तो ये जो वो दिया है ना ऑप्शन, ये पार्शियली सही है। क्यों? क्योंकि समझ लो जब ये अंदर की तरफ आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। अगर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और मैं मान लूं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी थी वो मिनिमम है इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है बट डायरेक्शन उल्टी है, तो इसलिए नेगेटिव में मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब अगला में क्या दिया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेनेवर स्पीड इज मिनिमम। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेनेवर स्पीड इज मिनिमम। तो जो स्पीड है मेरी मैक्सिमम है व्हेन मास इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये मेरा सही। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेनेवर स्पीड इज मिनिमम। अब ये ऑप्शन अपना जो है वो सही है। अब क्यों सही है अपन वो डिस्कस करते हैं। समझ लो ये वाली जो कंडीशन है, जब ये मैक्सिमम स्ट्रेच था, जब ये मैक्सिमम स्ट्रेच तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, जीरो हो गई थी। फिर जब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई तो इसका स्ट्रेच कितना था, जीरो। वही जब ये एकदम अंदर स्ट्रेच कर दूंगा मैं, कंप्रेस होगा जब ये, तब उसकी वेलोसिटी लास्ट में जाके कितनी हो जाएगी, जीरो। बट तब इसमें जो एक्सेलरेशन होगा सबसे ज्यादा लग रहा होगा, कि कंप्रेशन तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। तो मतलब जब ये सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड होता है ना, तब इसमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, इतना बड़ा था तो समझ। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी मेरा सही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा जो ए सी और डी वाला पार्ट है ये एकदम सही है, बाकी वाला जो बी वाला पार्ट है वो गलत है। ये वाला जो डायग्राम है ना, एकदम इजी समझ लेना कि मैं करना क्या चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, कि मैंने पहले उसके ऊपर स्ट्रेच करके दिखाया था, फिर हम लोग जब वो वापस आएगा तो थोड़ा सा कंप्रेस भी हो जाएगा, वो वाली कंडीशन में हमने बात करी। और ये जो यहाँ पे अपने क्या बात करी थी, स्पीड इज मैक्सिमम, अगर क्वेश्चन में होता तो क्या होगा। ठीक है, ये सबको समझ पड़ गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये जो स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने समझा दिया मेन मेन ऊपर ऊपर से कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो आज गाइस हम लोग यहाँ तक ही करेंगे 3.10 तक। इसके बाद हम लोग 3.11 से लेके 3.26 तक हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।